हेलो स्टूडेंट्स, 2022-23 का सिलेबस जो है वो सीबीएसई ने आउट कर दिया है। आज उसी को फटाफट से आपके लिए डिस्कस करते हैं। ठीक है कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली आपके सामने मैंने सीबीएसई की साइट जो है वो खोली हुई है। ठीक है, और उसी पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस में है और क्या नहीं है। ठीक है, एक एक बात करके सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फिजिक्स का सिलेबस है क्लास 11-12 का, उसमें क्या क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक बार। तो देखो आपके सामने ये 9-10 का और 11-12 का दोनों सिलेबस जो है वो आपके पास जो है वो साइट पे आ गए हैं, और वो आप पर्सनली खुद भी चेक कर सकते हो। और उसके बारे में जो भी मैंने यहाँ पर देखा है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आपके लिए आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि 12th क्लास के फिजिक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। देखो, आपको बाहर से लगेगा सेम सिलेबस है, क्योंकि चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं आया, चैप्टर सेम है ना। जैसे आपके पास ये यूनिट्स दे रखी हैं कि पहले हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिला के, ये दोनों यूनिट्स मिला के 16 मार्क्स की यूनिट है। ठीक है, और चैप्टर्स के नाम चैप्टर 1 और 2 और 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एक चैप्टर ये है हमारे पास, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन चैप्टर मिला के जो आपके हैं वो 16 मार्क्स के हैं। फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेटेज आपको बताई जाएगी। ठीक है, क्लियर है, जो बोर्ड का एग्जाम होगा जिसमें कंप्लीट सिलेबस आएगा। राइट, उसके बाद में देखो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, जिसके अंदर बेसिकली और मैग्नेटिज्म दो चैप्टर ही आते हैं, इनका नाम भी यही है। एक तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, और दूसरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। ठीक है, इनकी डिटेलिंग अभी करेंगे कि क्या क्या दिया है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है, ठीक है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। दो ही चैप्टर है सेम नाम से, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और एक ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, और ये दोनों हमारे पास जो यूनिट है वो 80, वो हमारे पास क्या है 70। एक मिनट, तो ये जो यूनिट 3 और 4 है ये दोनों मिला के 17 मार्क्स के हैं। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी, ये चार चैप्टर का जो कॉम्बिनेशन है, चैप्टर 4, 5, 6 और 7, ये 17 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, फिर बता रहा हूं। उसके बाद में देखो हमारे पास एक चैप्टर यहाँ पर जो आ रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और फिर आपके पास ऑप्टिक्स के दो चैप्टर, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ये दोनों, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है यूनिट 5 और यूनिट 6, ये टोटल मिला के 18 मार्क्स का है फाइनल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उसी तरह से जो नेक्स्ट यूनिट है वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फिर एटम्स एंड न्यूक्लियर। और हमारे पास देखो एटम्स एंड न्यूक्लियर में दो चैप्टर होते हैं, एटम्स अलग और न्यूक्लियर अलग, और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन बेसिकली एक अलग चैप्टर हो गया हमारे पास। लेकिन ये तीनों मिला के जो मार्किंग है वो तीनों की मिला के सेम है, यानी कि 12 मार्क्स। तो 12 मार्क्स इन तीन चैप्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लास्ट चैप्टर, जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, जो कि 7 मार्क्स का है। तो ये तो बेसिकली आपको यूनिट्स, चैप्टर्स और उनको कितने मार्क्स जो है वो अलॉट किए हैं उसके बारे में बताया गया है सबसे पहले आपको यहाँ पर। अब देखो इसके बाद में कि चैप्टर वाइज में क्या आया है। देखो, तो चैप्टर वाइज की बात करें, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद रखिएगा कि एक्चुअली में मेजर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अगर कोई टॉपिक यहाँ पर जैसे लिखा नहीं है ना, तो वो एप्लीकेशन के बेस में पूछा जा सकता है आपको। तो आपके पास देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में आपके कंजर्वेशन आ गया, जिसमें आप देखो जैसे यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं लिखा है, लेकिन वो करना है आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसकी बाकी प्रॉपर्टीज भी। ठीक है, ऐसे ही कूलम्स लॉ, बिटवीन टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास। ठीक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपको टॉपिक्स दिए हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के अंदर है। ये चार्जेस वाला पोर्शन हो गया एक तरह से देखा जाए तो। जब हम फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हो गया। अब जैसे ऐसे ही बोला, लेकिन इसके दो केसेस है ना, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे हमें फाइंड आउट करना। तो मेरे कहने का मतलब है जो टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं ना, उन टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स होते हैं। तो वो जो जब आप सिलेबस को पढ़ोगे आगे तो आपको पता लग जाएगा, आपके टीचर भी आपको गाइड करेंगे, मैं भी आपको टाइम टू टाइम गाइड करूंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको एक्चुअली में पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। तो ये
ये आपके जो टॉपिक्स है सिर्फ इतना ही बताया जा सकता है कि कौन कौन से मेजरली टॉपिक्स हैं। अब जैसे मैं आपको एक दो जगह बताऊंगा कि क्या चीज इसमें हमें नहीं करनी है ना। तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल जो करना है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें टॉर्क निकालेंगे, ठीक है। अब टॉर्क तो उसने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर एनर्जी और वर्क डन के बारे में नहीं लिखा है, तो एनर्जी और वर्क डन भी आता है, ये ध्यान में रखिएगा, तो वो पार्ट है, राइट। जब कोई भी डायपोल एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो, और नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो क्या करेंगे, उसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी आपको याद रखने। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फिर आपके पास गॉस थ्योरम है और उसकी एप्लीकेशंस है ना। तो उसकी एप्लीकेशंस हमें सारी करनी है। अब कितनी करनी है, अगर बुक के अंदर 4 दे रखी है तो वो 8 भी हो सकती है, क्योंकि वो आपका एप्लीकेशन पार्ट है जिसके ऊपर आपको भी अपना माइंड जो है वो जो है लगाना है, ठीक है। फिर हमारे पास ये सारे केसेस दे रखे हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट का दे रखा है, ठीक है। थिन स्फेरिकल शेल का दे रखा है। अब जब हमें ये दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिलेंडर का नहीं निकाल सकते, तो हमें सिलेंडर का भी पता होना चाहिए। हमें स्फेयर की वजह से भी कम से कम फॉर्मूले तो पता ही होने चाहिए, सो दैट हम अपने क्वेश्चंस को कर सके और अपना माइंड जो है वो अप्लाई कर सके, ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है एग्जैक्ट सिलेबस से, ध्यान में रखिएगा। दूसरा चैप्टर जो हमारे पास है वो है हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल में हमें क्या क्या करना है, बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, ये सब निकालना है, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम स्केलर सम लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। ये सब चीजें आपको अपने दिमाग से ही चलानी है बेसिकली, ठीक है। तो जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो सिर्फ आपको आउटर बताया जाता है कि क्या क्या आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है। अब देखो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए तो बता रखा है, लेकिन अगर मान लो 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, वो भी आपको आना चाहिए। क्या होगा, उसकी आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अगर एक ट्राइंगल है या एक स्क्वायर है, उसके वर्टिसेस पे अगर हमारे पास चार्जेस रखे हुए हैं तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो उसमें 2 चार्जेस नहीं है, 2 से ज्यादा चार्जेस है, तो हमें ये वाली चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी ही है हर हालत में, ठीक है। और फिर एक डाइपोल की क्या एनर्जी होती है वो हमें फाइंड आउट करना। फिर हमारे पास आगे देखो, जब हमने क्या कहते हैं कैपेसिटेंस वाला पार्ट करना है, तो उसके अंदर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज के बीच में। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है, ठीक है। कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस की कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल में निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना है, इसकी सारी डेरिवेशंस करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कि उसका कैपेसिटेंस निकालना है। अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दे तो क्या होगा, और अगर हम उसके अंदर कंडक्टिंग मटेरियल डाल दें तो क्या होगा, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस, अब इसने ये बोला है कि एक्चुअली में डेरिवेशन नहीं करनी, सिर्फ फॉर्मूला करना है, सिर्फ 4 लाइनों की डेरिवेशन है, करने में कुछ नहीं जाता। आपका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है उससे ज्यादा क्लियर ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखिएगा। बट अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, ठीक है। फॉर्मूला हाफ सी बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन क्या होती है, राइट। मेटालिक कंडक्टर में कैसे करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मोबिलिटी एंड देयर रिलेशनशिप विद इलेक्ट्रिक करंट। फिर ओम्स लॉ है, ठीक है। ओम्स लॉ के बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे बनती है, राइट। लीनियर नॉन लीनियर मतलब क्या होता है कि मेटालिक कंडक्टर में और सेमी कंडक्टर में, इलेक्ट्रोलाइट्स में ओम्स लॉ कैसे वैलिड होता है, ये सब है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर क्या होती है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में। फिर रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ बेसिकली। ईएमएफ सेल का क्या होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करने सीरीज और पैरेलल के अंदर। किरचॉफ्स रूल्स करने हैं जो कि एक्सटेंशन होता है ओम्स लॉ का, और व्हीट स्टोन ब्रिज करना है एज एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। अब देखो इसके बाद में कुछ डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर बेस्ड होती हैं, किरचॉफ्स लॉज के ऊपर बेस्ड है। वो क्या क्या है, वो मीटर ब्रिज है, वो पोटेंशियोमीटर है, ठीक है।
ये आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है, ध्यान में रखिएगा। जो प्रैक्टिकल आप लैब में करेंगे उसके अंदर आपको पहले ये थ्योरी वाला पार्ट भी था, तो एक्चुअली में हमें थ्योरी में पोटेंशियोमीटर को और मीटर ब्रिज को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम उसको अच्छे से प्रैक्टिकल्स में कर पाएंगे, क्योंकि उसके जो वाइवा है वो यहीं से निकल के आएगा। तो आप इसको एक तरह से कह भी सकते हैं, है एक तरह से नहीं भी है, मतलब थ्योरेटिकली करने की जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना है। अब ये यहाँ पर चेंज है, ठीक है, ये टॉपिक्स पहले सिलेबस का पार्ट थे, अब नहीं है, ध्यान में, डिलीटेड पार्ट में आ गए पोटेंशियोमीटर और आपके पास मीटर ब्रिज, ये याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म वाली यूनिट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मैग्नेटिज्म में चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, जिसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट चाहिए जो कि ओर्स्टेड ने दिया था, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से एक बायट सेवर्ट लॉ निकालना होता है, उसकी एप्लीकेशन जहां से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी चीज की वजह से, वो आप जब चैप्टर पढ़ोगे तभी पता लगेगा। ऐसे ही एक एम्पियर सर्किटल लॉ होता है और उसकी एप्लीकेशन करनी है। बायट सेवर्ट लॉ में यहाँ पर उसने बोला सिर्फ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप वाली करनी है, ध्यान में रखना। एम्पियर सर्किटल लॉ में स्ट्रेट कंडक्टर वाली जो एप्लीकेशन है वो बायट सेवर्ट से भी हो जाती है और एम्पियर सर्किटल से भी हो जाती है। तो आपको बोला गया है कि आपने डेरिवेशन जो करनी है वो एम्पियर सर्किटल लॉ से करनी है, स्ट्रेट कंडक्टर वाली, और करंट कैरिंग लूप वाली बायट सेवर्ट लॉ से करनी है, ठीक है। और जो हमारे पास क्या कहते हैं सोलेनॉइड होता है, सिर्फ स्ट्रेट सोलेनॉइड वाले की डेरिवेशन करनी है, म्यू नॉट एन आई उसका मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आता है, जो कि एम्पियर लॉ का एप्लीकेशन फॉर्म में आपको करना है। इसका मतलब हो गया उसने क्या बोला है, स्ट्रेट सोलेनॉइड, तो स्ट्रेट बोला है, एक सर्कुलर भी होती है जिसको टोरॉइड बोलते हैं, तो वो टोरॉइड नहीं करना है, हालांकि फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट डेरिवेशन उसकी नहीं करनी है, याद रखिएगा। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर हमारे पास कोई चार्ज मूव कर रहा है किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में तो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, ये हमें याद रखना है, उसका पाथ कैसा होगा, इक्वेशन क्या होगी। फिर हमारे पास आया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, करंट कंडक्टर कैरिंग टू कंडक्टर्स। बेसिकली क्या है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर या दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में क्या फोर्सेस लगते हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं, और यहां से हमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन करनी है, जो कि एसआई यूनिट में फंडामेंटल यूनिट्स में आती है, ठीक है। फिर एक हमारे पास अगर कोई करंट लूप है तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, ये यहाँ पर स्क्वायर वाली लूप आपको दिखानी है, ठीक है। और उसके बाद में करंट लूप, यहाँ पर आपको लूप जो जनरली लेनी है वो आपको सर्कुलर लेनी है, लेकिन ये रेक्टेंगल में भी चल सकता है अगर हमारे पास कि वो किस तरह से डाइपोल मोमेंट जो है वो उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वो बिहेव करती है। यहां पर आपको एक डिवाइस करनी है बहुत इंपॉर्टेंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और उसकी करंट सेंसिटिविटी निकालनी है, और हम किस तरह से गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इस चैप्टर का डिलीटेड पार्ट क्या हो गया, जो पुराने सिलेबस के हिसाब से आपको साइक्लोट्रॉन नहीं करना है, ठीक है, आपको साइक्लोट्रॉन नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो पहले वो एक मेजर टॉपिक हुआ करता था, तो अब हमें यहाँ से वो डिलीट कर दिया गया है कि साइक्लोट्रॉन हमें नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है देखो वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बेसिकली हमें एक बार मैग्नेट या एक मैग्नेट का बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज, वो सब पढ़नी है, ठीक है, और किस तरह से वो एक सोलेनॉइड के इक्वल होती है, इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल करना है, बेसिकली इसकी एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। देखो ये सारे टॉपिक बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके साथ मैच करते हैं, तो एग्जैक्टली सेम तरह पे सेम रिजल्ट आते हैं, बस उनके जो एनालॉग क्वांटिटीज होती है वो उनकी जगह पर रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। देखेंगे जब आप इसको पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद में आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये पहले पिछले साल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीटेड पार्ट था कोविड वाले टाइम में, अब ये दोबारा से आपको करना है, जिसमें पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके एग्जांपल्स ये करने जरूरी हैं, तो ये चेंज है पिछले साल से। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स है ना, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये कुछ चीजें जो है इसमें आपको करना है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें से जो मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म अब इसके अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट है वो देखते हैं,
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट वाले में से पहले ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, जिसमें आपने इसकी डेफिनेशन समझनी है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का मीनिंग समझना है, लेंसेज लॉ, ठीक है, और दो टॉपिक सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन करने हैं, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब अब उसमें ये क्लियर नहीं है यहाँ पर कि उससे रिलेटेड डेरिवेशंस करनी है कि नहीं करनी है, लेकिन ऑन द सेफ साइड हम इसको करके चलेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि फिर से एक डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर है, जिसमें बेसिक डेफिनेशन ऑल्टरनेट करंट की, पीक और आरएमएस वैल्यूज की और इनकी सारी की सारी डेरिवेशंस की कैसे निकलते हैं। फिर आपके पास रिएक्टेंस क्या होता है और इंपेडेंस क्या होता है। एलसीआर सीरीज सर्किट में फेजर डायग्राम से समझना है इसको, इसका कोई एनालिटिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है, मैथमेटिकल नहीं करना है, हमें सिर्फ डायग्राम के से ही हमें ये सीरीज सर्किट को समझना है, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है, एसी सर्किट्स में पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट, ये। और यहाँ पर दो डिवाइसेस हैं जो इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड हैं, वो है एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ये दो डिवाइसेस, ठीक है, जो हमें याद करनी है, जो हमें मतलब कंप्लीटली पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपके पास आता है बेटा वो है ईएम वेव्स। ईएम वेव्स में क्या होता है, ईएम वेव्स में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, कैसे वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जो स्टार्ट हुआ था वो डिस्प्लेसमेंट करंट, ईएम वेव्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, उसकी ट्रांसवर्स नेचर को हमें प्रूव करना है, ठीक, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेव्स आती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह आपको सीक्वेंस में याद करनी है, ठीक है। और इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस, मतलब कि ये कहाँ कहाँ पर यूज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आपको पता ही है कि एक्सरेज कहाँ यूज होती हैं, है ना, ये सब आपको, माइक्रोवेव्स कहाँ यूज होती हैं तो आपने सुना ही है, रेडियो वेव्स कहाँ यूज होती हैं कम्युनिकेशन में, या इस तरह से करके ये सब चीजें आपको करनी है। फिर देखो उसके बाद में हमारे पास ऑप्टिक्स वाला यूनिट स्टार्ट होता है। ऑप्टिक्स वाले यूनिट में दो चैप्टर्स हैं, एक तो रे ऑप्टिक्स है और एक हमारे पास वेव ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में हमें जो करना है रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। फिर आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंसेस, थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ अ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, जिसमें हम डिस्पर्शन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करने हैं, माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप दोनों सिंपल और कंपाउंड, और टेलीस्कोप्स के अंदर एस्ट्रोनॉमिकली करना है, सिर्फ टेरेस्ट्रियल नहीं करना है। और इसके दोनों पार्ट करने हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप भी और रिफ्रैक्टिंग टाइप भी, दो तरह के होते हैं, ठीक है। और इन सब केसेस में उनकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, उनका फॉर्मूला जो है डिराइव करना सीखना है, और डेफिनेशन याद करनी है मैग्नीफाइंग पावर की, ठीक है। अगला चैप्टर जो है वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपके पास क्या है, वेव फ्रंट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो करना है हाइजेंस प्रिंसिपल करना है, हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करना ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। और फिर ये सेम हो गया हमारे पास, और इंटरफेरेंस आ गया, फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उसकी एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज्ड, नो डेरिवेशन एंड फाइनल एक्सप्रेशन ओनली, ठीक है जी। यानी कि फ्रिंज विड्थ की सिर्फ डेरिवेशन आपको याद करनी है, राइट, और उसकी कोई भी डेरिवेशंस आपको नहीं करनी है याद। तो ये चेंज हो गया पुराने सिलेबस से, पहले ये सारी डेरिवेशंस करनी होती थी जो आपको नहीं करनी। आपको कोवेलेंट सोर्सेस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और फिर उसके बाद में डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट सिंगल स्लिट वाला, उसकी भी हमें सेंट्रल मैक्सिमा की क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ही करनी है सिर्फ, यानी कि वो वैल्यू ही आपको याद करनी है, उसकी भी डेरिवेशन आपको नहीं करनी है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशंस आपके लिए हटा दी गई यहाँ से, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उनको पढ़ जरूर लेना प्लीज। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाली यूनिट है, जिसके अंदर चैप्टर भी यही है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसके अंदर बेसिकली हमने डुअल नेचर, डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशंस पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस पढ़नी है, आइंस्टाइन्स इक्वेशन पढ़नी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करनी है, और डी ब्रॉगली रिलेशन पढ़नी है। उसी से हम मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स को प्रूव करते हैं, ठीक है। अगला जो चैप्टर है यूनिट एटम्स एंड न्यूक्लियाई में, वो है एटम्स वाला चैप्टर, जिसमें हमें
रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ना है, और उससे रिलेटेड डेरिवेशंस करनी है जो कि रेडियस की है, वेलोसिटी की है, एनर्जी की है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जब वो किसी भी एटम में होता है तो, ठीक है। फिर और ये हमें सिंपलेस्ट एटम सिर्फ हाइड्रोजन के लिए करना है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ठीक है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, यानी कि आपको सिर्फ वो जो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज वगैरह होंगे वो आपको करनी है, ठीक है। फिर हमारे पास चैप्टर आता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के अंदर हमें क्या करना है, कॉम्पोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, कॉम्पोजिशन मतलब कि न्यूक्लियस में क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, उसका साइज कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, मास एनर्जी रिलेशन करनी है, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करनी है, ठीक है, और वो मास नंबर पे कैसे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन पढ़ना है, ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियाई वाला पार्ट। और बेटा लास्ट चैप्टर जो है वो आपके पास कौन सा है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि जिसके अंदर हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की इंट्रोडक्शन पढ़नी है। तो एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर में क्या फर्क होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है, और उसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में, ठीक है, और उसके बाद में इनकी एप्लीकेशन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर करना है, इसमें दो होंगी, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये थ्योरेटिकल आपके पास आ गया। अब देखो जो हमारे पास प्रैक्टिकल्स है ना, उस प्रैक्टिकल में आपको एक लिस्ट दी जाएगी, जो बेटर है आपके स्कूल वाले ये आपको अच्छे से समझाएंगे जब आप लैब में जाओगे, बट ये पूरे सिलेबस से ही रिलेटेड है, ध्यान में रखेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ठीक है बच्चों, तो ये तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया सारा का सारा। अभी तो क्योंकि आपको सिलेबस के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करने का भी फायदा नहीं है, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लें, ना ज्यादा करने की जरूरत है ना कम करने की जरूरत है। और ध्यान में रखिएगा जो बच्चे कंपटीशन प्रिपेयर करेंगे उन लोगों को अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा थोड़ा एनहेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेबस को बहुत अच्छे तरह से समझ लेंगे। तो देखो एक मैं आपको एक चीज बड़ी सिंपल सी बता दूं, सिलेबस कुछ कम हुआ, कुछ दोबारा से जो कोविड के टाइम में हटा दिया था उससे पहले था वो लेके आ गए वापस। तो आप ये मान कर चलो प्रैक्टिकली देखा जाए तो लगभग उतना ही है जितना कि कोविड के टाइम में था। मतलब अगर कोविड से पहले और आज में कंपेयर किया जाए तो लगभग 20% के आसपास का सिलेबस का ऑल्ट्रेशन है या कम है, क्योंकि बहुत सारी डेरिवेशन जो है वो हटा दी गई है। और मेरा मानना ये है कि एक्चुअली में डेरिवेशंस डरने की चीज नहीं होती है, अगर आप उनको कर लेते हो, अगर उससे आप समझ लेते हो तो आपको फॉर्मूले याद करना इजी होता है और आपकी चीजें आपके अंदर इन डेप्थ जाती है। डोंट क्रैम देम, उनको याद मत करो एग्जाम के लिए, पर करके जरूर रखना, सो दैट वहां पर हाईलाइट करके रख लेना प्रैक्टिस के टाइम पे कि ये डेरिवेशन करनी है ये नहीं करनी है, बट वन टाइम तो आप प्लीज कर लो सो दैट आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो चीजों को बड़े अच्छे से समझना है आपने, राइट। जो मैंने आपको जितना भी ये मेरे वर्ड तो है ही नहीं, ये तो सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया वो मैंने आपको बता दिया सारा का सारा। और बस अब तैयार हो जाओ, नया नया साल है, फोड़ डालो फटाफट से, बढ़िया से सिलेबस आपने करना है, ठीक है। अपने अपने जो है वो क्या ना बोलना चाहिए, अपने गोल डिसाइड कर लो, डेली बेसिस पे अपना कितना काम करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, स्कूल को या जैसे भी किसी इंस्टीट्यूट को, किसी टीचर को, तो उसके पैरेलल अपना काम टाइमली खत्म करते रहो, ठीक है। राइट बच्चों, ऑल द बेस्ट।